स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब हंट पे। आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश समाज कल्याण और उससे संबंधित कुछ योजनाएं लेकर आया हूं। लास्ट में मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी रखे हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद आप उन्हें सॉल्व करिए। आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। समाज कल्याण विभाग, इसकी स्थापना के बारे में जान लेते हैं। प्रदेश में SC/ST एक्ट के कल्याण हेतु समाज कल्याण विभाग की स्थापना 1955 में की गई थी। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि ST/ST के कल्याण हेतु समाज कल्याण विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई? 1955 में की गई थी। 1995 में इससे अलग कर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना व उनके सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान हेतु कार्य करना है। तो इसके कार्यों के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस विभाग की देख रेख में इन वर्गों SC/ST के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही है, बुक बैंक योजना, प्राथमिक पाठशालाओं को अनुदान, राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यालय, छात्रावासों की स्थापना, निःशुल्क बोरिंग योजना और स्पेशल कंपोनेंट योजना आदि चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत निम्न संगठन कार्य कर रहे हैं। अब देखिए निम्न संगठन कौन कौन से हैं। पहला जो संगठन है आपका समाज कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये संगठन आपका कार्य कर रहा है। जनजाति विकास निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, मध्य निदेश निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड लखनऊ, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण विभाग लखनऊ, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ, छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग लखनऊ। तो ये सारे जो आयोग हैं वो सब ST/ST के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड। इसके बारे में जान लेते हैं। इस निगम की स्थापना 25 जून 1976 को की गई। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 25 जून 1976 को। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यह निगम राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं निर्बल वर्गों के लिए विशेष रोजगार योजनाओं को बनाता है और उन्हें कार्यान्वित करता है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास लिमिटेड विकास निगम, इस निगम की स्थापना 1975 में की गई। तो इस निगम की स्थापना कब की गई? 1975 में की गई। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। यह निगम उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले गरीब व बेरोजगार अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कई स्वरोजगार योजनाएं संचालित कर रहा है। कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम। अब हम अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जान लेते हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना। देखिए वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के ऐसे समस्त वृद्धजन जिनकी आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 एवं शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपए होती है, वार्षिक तक होती है, पेंशन योजना अंतर्गत पात्र होंगे। तो ये सारे लोग किसके पात्र होंगे? पेंशन के पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को ₹500 माह की दर से 4 त्रैमासिक किस्तों में पेंशन की धनराशि प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। तो कितने? 500 रुपए की 4 त्रैमासिक किस्तों में पेंशन की धनराशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। देखिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग होते हैं उनके परिवार के कमाऊ मुखिया जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक या 60 वर्ष से कम हो, उनकी मृत्यु की दशा में मृतक के आश्रित को 30,000 की एक मुफ्त सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत। पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना 1995 से संचालित इस योजना के तहत कक्षा 1 से 10 तक के पास छात्रों को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो ये योजना कब से संचालित है? 1995 से संचालित है। पूर्व दशम मतलब कक्षा 10 के पहले का। ऐसे छात्रों के लिए बुक बैंक योजना के तहत पुस्तकें भी दी जाती हैं। यह योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित है।
नेक्स्ट योजना के बारे में देखते हैं, दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना। देखिए यह योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। इस योजना के तहत 10 से ऊपरी कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा दसमोत्तर छात्रों को बुक बैंक योजना के तहत पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाती हैं। बुक बैंक योजना क्या है अभी हम लोग आगे देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे। देखिए बुक बैंक योजना आ गई। केंद्र एवं राज्य सरकार के 50-50% भागीदारी से SC ST के जो कॉलेज होते हैं, जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि स्नातक व वाणिज्य आदि में जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, उनको महंगी पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1978-79 से बुक बैंक की योजना चल रही है। ठीक है, ऐसे छात्र SC ST के जो महंगी पुस्तकें नहीं खरीद सकते हैं, तो उनको राज्य सरकार 50, केंद्र और राज्य सरकार का जो 50-50% भागीदारी है, उसकी वजह से उनको जो महंगी पुस्तकें हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। ओके, तो ये पासबुक बैंक योजना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगस्त 2004 से इसका प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बालकों के, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना है। ओके, तो ये किसके अंतर्गत आता है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत। इसकी शुरुआत कब की गई? अगस्त 2004 से ये प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन। देखिए प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति या विमुक्त जाति के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निर्धन एवं प्रतिभावान छात्रों को उत्कृष्ट आवासीय शिक्षा निःशुल्क प्रदान करने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में 94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। तो ये भी किसके लिए? जो SC ST एक्ट है या जो शहरी क्षेत्र के निर्धन हैं लोग हैं या प्रतिभावान छात्र हैं जिनको सुविधा नहीं पढ़ने की मिल पाती है, तो उनके लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जाता है। और ये 94 यहाँ उस समय कितने हैं? समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में 94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। शिक्षा के साथ साथ निःशुल्क छात्रावास, पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म एवं खेलकूद आदि की व्यवस्था राज्य सरकार करती है। तो इन सबकी जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की होती है। इन विद्यालयों में 60% अनुसूचित जाति जनजाति, 25% अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 15% समान वर्ग के छात्रों को प्रवेश दिए जाने की व्यवस्था है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए परसेंटेज है प्रवेश का, जो कितना है? 60%, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25% है, और समान वर्ग के लिए वो 15% है। ओके, 94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में से 45 CBSE बोर्ड से, 45 जो विद्यालय है वो CBSE बोर्ड से, एवं जो शेष है 49 माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद से संबंध है इनका। 93 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है। बालक बालिकाओं हेतु पृथक पृथक राजकीय आश्रम पद्धति संचालित है। 20 जनपदों में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के निर्माण की कार्यवाही प्रचलित है। नेक्स्ट आपकी स्कीम है उत्तर प्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं वृद्धा आश्रमों का संचालन। उत्तर प्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली 2014 प्रख्यापित कर नियमावली में दिए गए प्रावधानों के अनुसार प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में वृद्धाश्रमों का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में संचालित वृद्धाश्रम की क्षमता 150 वृद्ध संवासियों की है, जिनके अंतर्गत निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, औषधि, मनोरंजन, पर्सनल केयर की सुविधा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है आपका अत्याचार उत्पीड़न की दशा में आर्थिक सहायता। देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न कारणों से अत्याचार व अपराध की घटनाओं की रोकथाम के लिए भारतीय दंड संहिता के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का प्रावधान किया गया है। तो किस अधिनियम का प्रावधान किया है? 1989 का। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। उत्पीड़ित व्यक्तियों अथवा परिवारों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा PCR एक्ट के अंतर्गत, PCR का फुल फॉर्म होता है द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट,
के अंतर्गत अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों या परिवारों को आर्थिक सहायता भरकर भारत सरकार की नियमावली के अंतर्गत न्यूनतम रुपए 85,000 है। जो न्यूनतम रुपए होती है आर्थिक सहायता वो 85,000 और अधिकतम जो होती है वो 8,25,000 होती है। अस्पृश्यता की भावना को समाप्त करने तथा उन पर होने वाले अत्याचारों से रक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा पारित कानून नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति के मामलों का तेजी से निस्तारण करने के लिए 40 जिलों में विशेष अदालतों का भी गठन किया गया है। ओके, तो ये किसके लिए है? जो अस्पृश्यता की भावना होती है तो उनसे अत्याचार से बचाने के लिए नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को प्रावधान किया गया है। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन, इसके अंतर्गत हम जो कोचिंग योजना है, इसके अंतर्गत क्या आती है? कोचिंग योजना। कोचिंग योजना, इसके अंतर्गत कोचिंग योजना आती है। देखें क्या होता है ये। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार सेवाओं की परीक्षा में प्रशिक्षण योजना दे रही है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं जिनके माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय लगभग 60 लाख से कम हो, वो इस योजना के अंतर्गत आते हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान में 7 पूर्व परीक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। तो कितने प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं? वो 7 हैं, जिनका विवरण निम्नवत है। देखिए, पहला जो है श्री छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन गोमती नगर लखनऊ। यह केंद्र वर्ष 1997 से संचालित है। दूसरा जो है आदर्श पूर्व परीक्षा केंद्र बालिका अलीगंज लखनऊ में है ये, और यह केंद्र 1994 से स्थापित है। तीसरा जो है वह न्यायिक सेवा प्रशिक्षण केंद्र इलाहाबाद, यह केंद्र वर्ष 1979 से स्थापित है। चौथा जो है वो संत रविदास ISPCS पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी, इस केंद्र का संचालन 2008 से प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन में आप इन सबके स्थान भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है डॉक्टर BR अम्बेडकर ISPCS पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलीगढ़। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु केंद्र का संचालन 15 दिसंबर 2009 से प्रारंभ किया गया। तो इसका प्रारंभ कब से किया गया था? 15 दिसंबर 2009 से प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर ISPCS पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र आगरा। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु संचालित इस केंद्र का संचालन 25 जनवरी 2010 से प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट है आपका ISPCS कोचिंग केंद्र निजामपुर हापुड़, ये कहाँ है आपका? हापुड़ में है। इस केंद्र का संचालन 2010-11 से प्रारंभ किया गया है। तो ये आपके क्या है? कोचिंग योजना से संबंधित कुछ संस्थान है, जहाँ पे 7 संस्थान है। ओके, छात्रावासों का संचालन। अब छात्रावासों की योजना जो है उसके बारे में देखिए। अपने घर से दूर रहकर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के आवासीय समस्या के निदान हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रावासों का निर्माण कराया जाता है। इन छात्रावासों में छात्रों को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था, फर्नीचर, विद्युत की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। समाज कल्याण विभाग द्वारा कुल 262 छात्रावास निर्मित कराए गए हैं, जिनमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों को आवासीय सुविधा प्रदान कराई जा रही है। बालक एवं बालिकाओं हेतु पृथक पृथक छात्रावास संचालित किए गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। समाज में सर्वधर्म समभाव तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित की गई है। इसके अनुसार क्या होता है? इसके अंतर्गत विभिन्न समुदाय एवं धर्मों के रीति रिवाजों के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराया जाता है। योजना का यह भी एक उद्देश्य है कि विवाह उत्सव में होने वाले अनावश्यक प्रदर्शन एवं अपव्यय को समाप्त किया जाए। यह भी इसका एक उद्देश्य है। किसका? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का, जो अतिरिक्त खर्चा होता है उससे बचने के लिए। 20,000 रुपए वार्षिक आय सीमा 2 लाख 20,000 नहीं है, 2 लाख है यहाँ पे। 2 लाख वार्षिक आय सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी वर्गों के परिवारों को योजना अंतर्गत आच्छादित किया जाता है। तो जिनकी वार्षिक आय 2 लाख होती है
वो इस योजना के अंतर्गत आते हैं। योजना के अंतर्गत विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाएं की भी विवाह की व्यवस्था की गई है। इस योजना में दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु कन्या के खाते में 35,000 की धनराशि अनुदान एवं विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कि कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि 10,000 रुपए की धनराशि से क्रय करते हुए प्रदान किया जाता है तथा प्रत्येक जोड़े के विवाह आयोजन पर 6,000 की धनराशि व्यय किए जाने की भी व्यवस्था है। इस प्रकार योजना के अंतर्गत एक जोड़े के विवाह पर कुल 51,000 की धनराशि की व्यवस्था है। 35,000, ये 10,000 और ये 6,000, इनको काउंट करेंगे तो 51,000 आता है। तो इसकी भी व्यवस्था की गई है। गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना, तो ये शादी अनुदान योजना इसको बोला जाता है शॉर्ट में। अनुसूचित जात सामान्य वर्ग के गरीब रेखा के जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 56,460 व ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 तक होती है, वर की आयु 21 वर्ष तथा कन्या की आयु 18 वर्ष हो, तो इन सबको क्या होता है, रुपए 20,000 की अनुदान राशि आवेदक के खाते में सीधे अंतरित की जाती है। ओके, पुत्रियों की शादी के लिए 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है इसके अंतर्गत। निःशुल्क बोरिंग योजना, ये योजना देखिए क्या है। निःशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति परिवार के गरीबी की रेखा के नीचे मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाले लघु एवं सीमांत कृषकों के खेतों में बोरिंग कराई जाती है। योजना के अंतर्गत प्रति बोरिंग 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। कितनी? 10,000 रुपए की। बोरिंग का कार्य शासन द्वारा चयनित एजेंसी के द्वारा किया जाता है। योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं विकास खंड स्तर पर सहायक ग्राम विकास अधिकारी से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आवेदक द्वारा विकास खंड स्तर पर तथा जनपद स्तर पर आवेदन किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना। इंपॉर्टेंट है ये भी। गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जातियों के लिए स्वतः रोजगार योजना का क्रियान्वयन वर्ष 1981 से किया जा रहा है। इस योजना में 15 लाख रुपए लागत तक की कृषि एवं आकृषि क्षेत्र की परियोजनाएं वित्त पोषित की जाती हैं। नेक्स्ट है आपकी निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना। इसके अंतर्गत देखिए क्या है, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कम्युनिटी लिंकेज नामक कार्यक्रम के अंतर्गत इस योजना को जुलाई 2005 में शुरू किया गया है। तो निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना का प्रारंभ कब से किया गया है? जुलाई 2005 से। नेक्स्ट है आपकी निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना। कक्षा 1 से 5 तक की सभी ग्रामीण व नगरीय मलिन बस्तियों की छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराकर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लड़कियों की शिक्षा का स्तर उच्च करने हेतु सितंबर 2005 में इस योजना को शुरू किया गया था। तो ये आपने देखी कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं। अब हम सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में SC/ST के कल्याण हेतु समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में, 1952 में, 1954 में या 1955 में? तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट होगा। 1955 में SC/ST के कल्याण हेतु समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना की गई 1970 में की गई थी, 1976 में या 1980 में या 1985 में? तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। 1976 में उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी, 25 जून 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1970 में की गई, 1972 में या 1975 में या 1980 में? तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में SC/ST शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई? 1980 में की गई,
या 1985 में की गई, 1987 में की गई या 1980 में की गई, 1990 में की गई। तो SC/ST शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1987 में की गई। ऑप्शन सी जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालन के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के कितने प्रतिशत छात्रों को प्रवेश देने का प्रावधान है? 20%, 30%, 40% या 60%? तो इसमें जो ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा, 60%। 60% छात्रों को, SC/ST के छात्रों को प्रवेश देने का प्रावधान किया गया है राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का प्रारंभ किया गया। कस्तूरबा गांधी योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 2004 में किया गया, 2008 में किया गया, 2012 में किया गया या 2014 में किया गया? ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा, 2014 में कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का प्रारंभ किया गया था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शादी अनुदान योजना के अंतर्गत कितने रुपए आर्थिक सहायता देने का अनुदान है? 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000? ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। शादी अनुदान योजना के अंतर्गत जो है 20,000 रुपए देने का अनुदान है। शादी अनुदान योजना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवारों की 2 पुत्रियों की शादी के लिए 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ओके, तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट योजनाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।